जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत नृजाति पद्धति शास्त्र के बारे में। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत नृजाति पद्धति शास्त्र क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नृजाति पद्धति शास्त्र एक आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत की रचना को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के लगभग 4 दशक पूर्व की ये पद्धति है। यद्यपि इस पद्धति को समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत एक नवीन पद्धति के रूप में माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि एथनो मेथोडोलॉजी, यानी जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में लोक विधि विज्ञान भी कहते हैं, तो इसे हम अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति नहीं मानते हैं। यानी वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता है, नहीं माना जाता है, क्योंकि मेथोडोलॉजी शब्द लग जाने से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यह कोई नई कार्यविधि है या अनुसंधान की कोई नई पद्धति है। क्योंकि वास्तविकता में वास्तविक तथ्य यह है कि वैज्ञानिक ये जो पद्धति है, एथनो मेथोडोलॉजी है या नृजाति पद्धति शास्त्र है, यह वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद का समर्थन नहीं करती है। और शायद इसी कारण से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोक विधि विज्ञान को या एथनो मेथोडोलॉजी को एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्वीकार नहीं करते। अगर हम लोग इस पद्धति के जन्म की बात करें, इस सिद्धांत के निर्माण की प्रक्रिया को जानने समझने का प्रयास करें, तो इस दृष्टिकोण का या इस अध्ययन पद्धति का जो नामकरण है वो अमेरिकन समाजशास्त्री हेराल्ड गारफिंकल के द्वारा 1967 में किया गया है। और इसी कारण से हम लोग हेराल्ड गारफिंकल को नृजाति पद्धति शास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन की में अक्सर पूछा जाता है कि नृजाति पद्धति शास्त्र या लोक विधि विज्ञान के प्रणेता या जन्मदाता कौन है। तो आप इसको नोट कर लें कि इस उपागम या सिद्धांत के जो प्रणेता हैं, जो जन्मदाता हैं, जो प्रवर्तक हैं, वो अमेरिकन समाजशास्त्री हेराल्ड गारफिंकल हैं, जिन्होंने कि 1967 में एक किताब लिखी थी, स्टडी इन एथनो मेथोडोलॉजी। इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले नृजाति पद्धति शास्त्र का उल्लेख किया था। और जहाँ तक अगर हम लोग नृजाति पद्धति शास्त्र के बारे में जो गारफिंकल का जो मत है, उनका जो दृष्टिकोण है, उनका ये मानना है कि नृजाति पद्धति शास्त्र सामाजिक अध्ययन की या घटनाओं के अध्ययन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें मानव की सभी दैनिक क्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है और इन्हीं दैनिक क्रियाओं के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। गारफिंकल का कहना है कि ये मानव के द्वारा जो की जाने वाली जो दिन प्रतिदिन की जो दैनिक क्रियाएं हैं, इनका अध्ययन अभी तक समाजशास्त्रियों के द्वारा नहीं किया गया है और इसलिए ये जो पद्धति है वो मानव की सभी दैनिक क्रियाओं की या दिन प्रतिदिन की घटनाओं के आधार पर उसका अध्ययन करने का प्रयास करता है। उसके आधार पर सामाजिक घटना या सामाजिक अंतःक्रिया के अर्थ को समझने का प्रयास करता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लोक विधि विज्ञान या नृजाति पद्धति शास्त्र की जो विचारधारा है, इस विचारधारा का जन्म अनेक शास्त्रीय सिद्धांतों, विशेष रूप से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांतों के विरोध के स्वरूप उत्पन्न हुआ है। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि नृजाति पद्धति शास्त्र का जन्म किस प्रकार के सिद्धांतों के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ है। तो आप इसको नोट कर लें कि नृजाति पद्धति शास्त्र विचारधारा का जो जन्म हुआ है वो संरचनात्मक
प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत हैं, जो विचारधारा हैं, उसके विरोध में, उसके विपरीत में ये नई विचारधारा प्रस्तुत हुई है। और इस विचारधारा को प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो गारफिंकल है। गारफिंकल का मानना है कि सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए मानव जिन नियमों और विधियों का प्रयोग करता है, उन सभी नियमों और विधियों का अध्ययन ही नृजाति पद्धति शास्त्र कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ एथनोमेथोडोलॉजी, तो आप ये कह सकते हैं कि नृजाति पद्धति शास्त्र वह शास्त्र है या वह विज्ञान है, या कह लीजिए कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने की वह पद्धति है जिसमें सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए जिन नियमों और कार्यविधियों का प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है, उन सभी प्रकार के नियमों और कार्यविधियों का समग्र रूप में, व्यवस्थित रूप में अध्ययन ही नृजाति पद्धति शास्त्र कहलाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नृजाति पद्धति शास्त्र के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में, क्योंकि कोई भी पद्धति या कोई भी विचारधारा हम तब तक उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम उसके शाब्दिक अर्थ को ठीक प्रकार से नहीं समझ लेते हैं। यहाँ पर शाब्दिक रूप में जो एथनोमेथोडोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें से एक शब्द है एथनो और दूसरा शब्द है मेथोडोलॉजी। यानी एथनो प्लस मेथोडोलॉजी जो शब्द है, इन दोनों शब्दों के योग से, इनके मिलन से एथनोमेथोडोलॉजी शब्द बना हुआ है। यहाँ पर एथनो शब्द का जो अर्थ होता है वो व्यक्ति से या लोक से होता है, जबकि मेथोडोलॉजी जो शब्द है उसका अर्थ पद्धति शास्त्र से होता है। तो कहने का आशय ये हुआ कि प्रतिदिन की घटनाओं को व्यवस्थित रूप में समझना इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी मेथोडोलॉजी जो है वो एक अध्ययन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रतिदिन के जीवन में जन जीवन का जो अध्ययन है वो किया जाता है। अगर हम इसको संक्षेप में एकदम कम शब्दों में कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि प्रतिदिन के जीवन में जन जीवन का समाज विज्ञान ही नृजाति पद्धति शास्त्र है। जो नृजाति पद्धति शास्त्र के जो समर्थक हैं, या कह लीजिए कि जो लोक विधि विज्ञानी हैं, उनका मानना है कि घटना का महत्व उतना नहीं है जितना कि घटना के अर्थ का होता है। अर्थबोध व्यक्ति के संज्ञान का परिणाम होता है और लोक विधि विज्ञान की यह मान्यता है कि जब तक आप व्यक्ति के आंतरिक विचार लोक में प्रवेश नहीं करते हैं, उसके आंतरिक विचारों भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं या उसका सही अर्थ नहीं लगा पाते हैं, तब तक जो मनुष्य के द्वारा जो की जाने वाली जो अंतःक्रिया है उसको आप ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। तो कहने का आशय ये है कि नृजाति पद्धति शास्त्र की मान्यता है कि घटना का महत्व उतना नहीं होता है जितना कि घटना के अर्थ का होता है, क्योंकि अर्थबोध व्यक्ति के संज्ञान का परिणाम होता है। जो भी घटना का जो भी अर्थ लगाया जाता है वो अर्थ जो है वो व्यक्ति के द्वारा उस घटना के बारे में जो सामान्य अनुमान लगाया जाता है उसी अनुमान का परिणाम होता है। इसी तरह से आगे हम कह सकते हैं कि लोक विधि विज्ञान व्यक्ति के आंतरिक विचार लोक में प्रवेश करता है, घटनाओं का अर्थ उस तरह से लगाता है जैसा कि साधारण लोग उस घटना का अर्थ लगाते हैं। यानी लोक विधि विज्ञान जो है वो घटनाओं का अर्थ लगाते समय जो सामान्य लोग हैं या जो बहुसंख्यक लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो घटना या विषय का जैसे अर्थ लगाया जाता है उसके आधार पर वो घटना को जानने समझने का प्रयास करता है। इसी कारण से इसे हम लोक विधि विज्ञान कहते हैं। लोक विधि विज्ञान का मतलब ये हुआ कि इसमें घटनाओं का वह अर्थ लगाया जाता है जो सामान्य लोगों के द्वारा लगाया जाता है। यानी जो लोक विधि विज्ञान है वो लोगों के द्वारा घटना का कैसा अर्थ लगाया जाता है, उनके द्वारा विचारों का आदान प्रदान कैसे किया जाता है आदि का अध्ययन करता है या उसका पता लगाने का प्रयास करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोक विधि विज्ञान वह पद्धति है जो व्यवहारिक तर्क से संबंधित है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत लोग घटनाओं का जो अर्थ लगाते हैं और जो
अर्थबोध का आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रक्रिया का अध्ययन ही लोक विधि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कहने का आशय ये है कि जो लोक विधि विज्ञान है, निर्जाति पद्धति शास्त्र है, वो घटना को सैद्धांतिक रूप से जानने समझने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि उसके व्यवहारिक स्वरूप में, व्यवहारिक तर्क के आधार पर घटनाओं का जो अर्थ उन लोगों के द्वारा उस क्रिया में जो सम्मिलित लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो घटना का जिस अर्थ में अर्थ लगाते हैं, उसी अर्थबोध को समझ करके हम घटना या विषय को समझने और उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। लोक विधि विज्ञान के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सिद्धांत के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं, उनमें अल्फ्रेड शुट्ज और गारफिंकल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, विशेष रूप से लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लोक विधि विज्ञान को मुख्य रूप से गारफिंकल के नाम से ही जाना जाता है। यानी ये आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझते रहें कि लोक विधि विज्ञान के अंतर्गत जो उसके जो प्रमुख विचारक हैं वो अल्फ्रेड शुट्ज भी हैं, गारफिंकल भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो लोक विधि विज्ञान है या निर्जाति पद्धति शास्त्र हैं, वो केवल और केवल, या कह लीजिए कि आप प्रमुख रूप से जो हैं वो गारफिंकल के नाम से ही इस पद्धति को, इस सिद्धांत को जाना जाता है। आगे के स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप जिसमें लिखा है कि निर्जाति पद्धति शास्त्र अपने अध्ययन में 3 तथ्यों को विशेष महत्व देता है। यानी जो लोक विधि विज्ञान है, निर्जाति पद्धति शास्त्र हैं, वो मुख्य रूप से उसके 3 प्रमुख आधार हैं, और इन्हीं 3 प्रमुख आधारों के आधार पर, 3 प्रमुख तथ्यों के आधार पर किसी भी घटना या विषय को जानने, समझने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो निर्जाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत जो 3 प्रमुख तथ्य हैं, उनमें से पहला है मानव की दैनिक क्रियाएं, दूसरा है भाषा एवं उसका सामाजिक पक्ष, तीसरा है स्थितियों के मानदंड एवं व्यक्तियों के द्वारा मानदंड के पालन की प्रक्रियाओं की वास्तविकता। तो इस तरह से ये जो हमारा जो निर्जाति पद्धति शास्त्र है, वो इन 3 तथ्यों को ध्यान में रखते हुए या कह लीजिए कि इन 3 प्रमुख तथ्यों के आधार पर अपना अध्ययन करता है और किसी घटना की व्याख्या करने का प्रयास करता है। आइए हम लोग इन 3 तथ्यों को अलग अलग जानने समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि जो निर्जाति पद्धति शास्त्र की जो पहली मुख्य विशेषता है, या कह लीजिए पहला जो प्रमुख आधार है, कि निर्जाति पद्धति शास्त्र दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के प्रत्यक्ष अध्ययन पर बल देता है। कहने का आशय ये हुआ कि निर्जाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति किस तरह से बात करते हैं, वे किस तरह से विचार विमर्श करते हैं, या वो क्या सीखते हैं और दूसरों को क्या सिखाते हैं, वे सहायता करते हैं या आपस में झगड़ा करते हैं, या फिर वो दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाते हैं या उनको हानि देते हैं, इन सब का एक व्यवस्थित स्वरूप में, एक वैज्ञानिक स्वरूप में अध्ययन करने का प्रयास करता है। जिस उसका ये मान्यता है, उसकी ये सोच है, उस निर्जाति पद्धति शास्त्र का ये मानना है कि इस यानी व्यक्ति जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से विचार करता है, जिस तरह से वो अंतः क्रिया करता है, इसका व्यवस्थित रूप में अर्थ करके, व्यवस्थित रूप से समझ करके हम किसी घटना का निश्चित अर्थ प्रदान कर सकते हैं या प्रदान किया जा सकता है। कहने का आशय है कि निर्जाति पद्धति शास्त्र संस्थात्मक और स्वीकृत आधारों पर की गई व्याख्या को नकारता है, उसको अस्वीकारता है, और उसकी जगह पर उस प्रक्रिया को जानने समझने का प्रयास करता है जिनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था निर्मित होती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि निर्जाति पद्धति शास्त्र जो है वो समस्त संस्थात्मक और स्वीकृत आधारों पर की गई व्याख्या को अस्वीकार करता है। यानी जो निर्जाति पद्धति शास्त्र हैं, जितने भी पूर्व में जो स्थापित जो प्राकल्पनाएं हैं, पूर्व निर्धारित जो उपकल्पनाएं हैं, उन प्राकल्पनाओं को, मान्यताओं को, आधारों को अस्वीकार करता है, उनको नहीं मानता है, और वो
इस प्रक्रिया को जानने का प्रयास करता है, उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था निर्मित होती है, सामाजिक व्यवस्था बनती है। क्योंकि जब तक आप सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं, उन इकाइयों को नहीं समझ लेते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक आप उस घटना का वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकते हैं। इस बात को हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो सामाजिक अंतःक्रिया के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। उनके बीच में यानी व्यक्तियों के बीच में जो होने वाली जो अंतःक्रिया है, उस अंतःक्रिया के अर्थ को समझ करके ही हम उस घटना की वास्तविक व्याख्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा में एक विद्यार्थी से एक शिक्षक कोई प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछने पर वो विद्यार्थी चुप रहता है। अब इस शिक्षक के लिए विद्यार्थी का चुप रहना एक अलग अर्थ प्रदर्शित करता है, और जो दूसरे कक्षा में जो दूसरे विद्यार्थी हैं वो जो हैं उस विद्यार्थी के इस चुप रहने की प्रक्रिया को अपना एक अलग अर्थ प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि ये जो विद्यार्थी प्रश्न पूछने पर चुप हो जा रहा है और जो दूसरा विद्यार्थी बोल रहा है, तो इससे ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि जो विद्यार्थी चुप है तो उसको उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम है। हो सकता है कि वो उस प्रश्न के सही उत्तर को जानने का प्रयास कर रहा हो। आज हो सकता है कि वो प्रश्न का उत्तर प्रश्न पूछने पर वो चुप रहता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्रतिदिन चुप रहेगा। हो सकता है कि जो विद्यार्थी आज प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो कल चुप रहें, और जो आज चुप है विद्यार्थी हो सकता है कि वो कल उस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि निर्जाति पद्धति शास्त्र की ये मान्यता है कि व्यक्ति वही होता है, लेकिन समय का संदर्भ बदल जाने से उसकी जो अंतःक्रिया है उसका अर्थ भी बदल जाता है। अब निर्जाति पद्धति शास्त्र की जो दूसरा प्रमुख आधार है वो है भाषा का सामाजिक पक्ष। भाषा का निर्जाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत भाषा के सामाजिक अर्थ को यानी उसके संदर्भगत अर्थ को समझने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि निर्जाति पद्धति शास्त्र की यह मान्यता है कि भाषा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति परस्पर अर्थयुक्त क्रिया करने में सफल होता है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की दैनिक क्रियाओं को संपन्न करता है, पूरा करता है। अपने विचारों को, अपने भावनाओं को की जो अभिव्यक्ति है वो भी भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक एक दूसरे तक पहुंचाता है, या कह लीजिए कि एक दूसरे को प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित होता है। तो इस तरह से निर्जाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत जो भाषा है वो उसको महत्वपूर्ण आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जब जो व्यक्ति की जो दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उनको वास्तविक रूप में, उनको सही रूप में समझने के लिए उनके द्वारा जो प्रयोग में लाई जाने वाली जो भाषा है और उस भाषा का जो सामाजिक संदर्भ अर्थ है वो समझना जरूरी है। जब तक आप उस भाषा के सामाजिक और संदर्भगत अर्थ को नहीं समझते हैं तब तक आप उनके अभिव्यक्ति को, उनके इस विचारों की प्रकटीकरण को आप ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। तो इस तरह से निर्जाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत भाषा और उसके सामाजिक पक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है, या कह लीजिए कि उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण होती है। तीसरी जो प्रमुख विशेषता है, या कह लीजिए कि तीसरा जो प्रमुख तथ्य है वो है मानदंडों के पालन की प्रक्रियाओं की वास्तविकता। लोक विधि विज्ञान की मान्यता है कि मानदंड जो हैं वो समाज के द्वारा स्वीकृत वे आधार या नियम होते हैं जिनके द्वारा या जिनके आधार पर व्यक्ति समाज में अंतःक्रिया को पूरा करता है। और ये जो मानदंड होते हैं वो अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उसको निर्देशित करते हैं। कहने का आशय ये है कि ये जो मानदंड हैं, जैसे जैसे मानदंड बदलते जाते हैं
अलग अलग परिस्थितियों में जो अलग अलग मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, उन मानदंडों के आधार पर ही व्यक्ति का जो व्यवहार है, या कह लीजिए कि व्यक्ति का जो समाज में जो अंतःक्रिया है वो पूरा होता है, उसके आधार पर उसको संचालित करता है। तो इस तरह से नृजाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण आधार हैं। पहला है मानव की दिन प्रतिदिन की क्रियाएं, दूसरा है भाषा और उसका सामाजिक पक्ष, तीसरा जो उसका प्रमुख आधार है या उसका तीसरा जो प्रमुख तथ्य है स्थितियों के मानदंड एवं व्यक्तियों के द्वारा मानदंड के पालन की प्रक्रियाओं की वास्तविकता। तो इन 3 तथ्यों के आधार पर जो नृजाति पद्धति शास्त्र है वो कार्य करता है, या घटनाओं को समझने परखने या उसके बारे में अपनी व्याख्या को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अब हम लोग बात करते हैं नृजाति पद्धति शास्त्र की कुछ मान्यताओं या उसकी स्थापनाओं के बारे में, क्योंकि जब तक आप नृजाति पद्धति शास्त्र की जो स्थापनाएं हैं, उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उसकी जो मौलिक विशेषताएं हैं, उनको नहीं समझते हैं, तब तक आप वास्तव में नृजाति पद्धति शास्त्र की कार्य पद्धति को ठीक प्रकार से समझ नहीं सकते हैं। तो नृजाति पद्धति शास्त्र की जो प्रमुख मान्यताएं हैं या उसकी जो मूल मान्यताएं हैं, कल्पनाएं हैं, स्थापनाएं हैं, उनको हमने आपके अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ पॉइंट वाइज हमने यहाँ पर उल्लेख किया है, और इन पॉइंट्स के माध्यम से हम समझते हैं कि आप आसानी से नृजाति पद्धति शास्त्र की विशेषताओं को, उनकी मान्यताओं को आप समझ सकते हैं। जैसे पहली जो मान्यता है नृजाति पद्धति शास्त्र की, वो ये है कि इस उपागम में, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत वास्तविकता का निर्माण अंतःक्रिया की प्रक्रिया के आधार पर होता है। नृजाति पद्धति शास्त्र जो निष्कर्ष, जब किसी घटना के बारे में निष्कर्ष या वास्तविकता का अध्ययन करता है, तो इस अध्ययन को वो व्यक्तियों के बीच में जो परस्पर अंतःक्रिया है उसके आधार पर प्राप्त करने का प्रयास करता है। नृजाति पद्धति शास्त्र व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं को विशिष्ट महत्व देता है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, दैनिक के बाद क्रिया होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा नहीं गया है भूलवश, तो आप इसको करेक्ट कर लें। नृजाति पद्धति शास्त्र की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि नृजाति पद्धति शास्त्र व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं को, यानी उसकी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को विशेष महत्व देता है। इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता है कि नृजाति पद्धति शास्त्र सामाजिक संरचना को बिल्कुल स्थिर न मान करके एक परिवर्तनशील व्यवस्था मानता है। यानी नृजाति पद्धति शास्त्र की मान्यता है, उसका यह विचार है कि जो सामाजिक संरचना है वो कोई स्थिर पक्ष नहीं है। सामाजिक संरचना जो है वो समय और परिस्थिति के अनुसार हमारे मानदंड बदलते जाते हैं, और उन मानदंडों के परिवर्तित होने से हमारे जो अंतःक्रिया का जो स्वरूप है वो परिवर्तित होता जाता है, और अंतःक्रिया के परिवर्तित होने से, उसके स्वरूप के बदल जाने से वास्तव में सामाजिक जो संरचना है उसका भी स्वरूप परिवर्तित होता चला जाता है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है कि नृजाति पद्धति शास्त्र में वास्तविकता का निर्माण अंतःक्रिया की प्रक्रिया के आधार पर होता है। इसमें व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की घटनाओं को विशिष्ट महत्व दिया जाता है, और साथ ही नृजाति पद्धति शास्त्र सामाजिक संरचना को एक स्थिर प्रघटना न मान करके एक परिवर्तनशील व्यवस्था के रूप में देखता है, यह मान्यता है। इसकी चौथी प्रमुख मान्यता यह है कि लोक विधि विज्ञान के अंतर्गत दिन प्रतिदिन की घटनाओं की व्याख्या के लिए कुछ घटनाओं को मानकर चलना पड़ता है। यानी जो लोक विधि विज्ञान है वो ये कहता है कि अगर आप दिन प्रतिदिन के जीवन की व्याख्या करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको उस घटनाओं के अर्थ के बारे में कुछ अर्थ को अपने आपको मान करके चलना होगा। जैसे अगर आप परिवार का अध्ययन करते हैं तो परिवार के अंतर्गत आपको ये मान करके चलना होगा कि पिता का नौकर के साथ और पिता का पुत्र के साथ जो व्यवहार होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा। यानी पिता जो है वो पुत्र के साथ नौकर सा व्यवहार नहीं करेगा, और नौकर के साथ पुत्र जैसा व्यवहार नहीं करेगा। तो इस तरह से ये लोक विधि विज्ञान की ये मान्यता है कि
दिन प्रतिदिन की घटनाओं के अर्थ को समझने के लिए कुछ घटनाओं को मान करके चलना पड़ता है। तो इसकी अगली विशेषता है विशेषता नंबर 5, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें ये बताया गया है कि नृजाति पद्धति शास्त्रीय मान्यता के अनुसार दिन प्रतिदिन के जीवन की अंतःक्रिया में निहित अर्थ के विपरीत आचरण या व्यवहार करना कठिन कार्य होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं के अर्थ को हम कुछ मान करके चलते हैं, और ये जो हमने अर्थ लगाया हुआ, जो हमने ये पहले से तय कर लिया है कि प्रतिदिन के जीवन में जो अनुमान हमने लगाया है, जो उसका अर्थ लगाया है, उसका उल्लंघन करना, उस अंतःक्रिया के नियमों को चुनौती देना व्यवहारिक रूप में कठिन होता है। यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पिता का पुत्र और नौकर के साथ जो व्यवहार होता है, वो हम मान के चलते हैं कि वो पुत्र के साथ अमुक तरह का और नौकर के साथ दूसरे तरह का व्यवहार करता है या करेगा। और अगर हम ये कहें कि वो पुत्र के साथ नौकर जैसा और नौकर के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करता है, तो वो कर नहीं सकता है। कहने का आशय ये हुआ कि दिन प्रतिदिन के जीवन में जो निहित अर्थ है, उस निहित अर्थ के विपरीत आचरण व्यवहार करना कठिन होता है। नृजाति पद्धति शास्त्र की 6वीं महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सामाजिक अंतःक्रिया में जब तक आस्था की स्थिति बनी रहेगी, तब तक सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहेगी। यानी गारफिंकल का ये मानना है कि व्यक्ति जिनसे अंतःक्रिया करता है उसमें उनका विश्वास होता है और दूसरों का भी उनमें विश्वास होता है। गारफिंकल वास्तव में इसे आस्था बोलते हैं, ट्रस्ट कहते हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक अंतःक्रिया में आस्था की स्थिति बने रहेगी, तब तक जो है वो सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहेगी। अगर आस्था डगमगाएगी, आस्था में परिवर्तन होगा, आस्था में जो है वो बदलाव आएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो सामाजिक संरचना की जो स्थिति है, उसका जो स्वरूप है, वो भी परिवर्तित होता चला जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक नृजाति पद्धति शास्त्र की तीसरे चरण में पहुंचते हैं, और इसमें हम लोग नृजाति पद्धति शास्त्र की जो पद्धतियां हैं, उसके जो मेथड हैं, यानी जो एक नृजाति पद्धति शास्त्री हैं, एक जो लोक विधि विज्ञानी हैं, जब वो दिन प्रतिदिन की घटनाओं को जानने समझने का प्रयास करता है, उसका अध्ययन करता है, तो मुख्य रूप से वो किस तरह की विधियों या किस तरह के तरीकों का वो उपयोग में लाता है। मोटे तौर पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि गारफिंकल का मानना है कि नृजाति पद्धति शास्त्र जो है वो मुख्य रूप से 3 तरह की पद्धतियों का उल्लेख करता है, 3 तरह की विधियों का उल्लेख करता है, जिसमें से पहली विधि है प्रलेखी विधि, डॉक्यूमेंट्री मेथड, दूसरी विधि है प्रयोगात्मक पद्धति, और तीसरी विधि है गुपचुप श्रवण विधि, यानी जिसको ओवरहेड मेथड बोलते हैं। तो इस तरह से नृजाति पद्धति शास्त्र जो है वो इन 3 अध्ययन पद्धतियों को प्रमुख रूप से प्रयोग में लाता है, अपनाता है। जैसा कि आपने लिखा प्रलेखी पद्धति, तो इस पद्धति के अंतर्गत जो है वो एकत्रित तथ्यों में एक तथ्य दूसरे की व्याख्या के लिए आधार बनता है, और वास्तव में प्रलेखी पद्धति के अंतर्गत अवलोकन के आधार पर जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है। सभी घटनाओं को उनके घटित होने के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, और फिर उसके आधार पर इन घटनाओं को उनके विभिन्न अर्थों के माध्यम से उनमें एकरूपता वाले प्रतिमानों को खोजा जाता है या उनका पता लगाया जाता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रलेखीय पद्धति है, इस पद्धति के अंतर्गत गारफिंकल ने कार्ल मैनहीम के विचारों को आधार बनाया है या आधार माना है। तो कहने का आशय ये हुआ कि जो प्रलेखी पद्धति है, इस पद्धति के अंतर्गत गारफिंकल ने कार्ल मैनहीम के विचारों को अपने पद्धति में, अपने विचारों के अंतर्गत इसको अपनाया है या इसको प्रयोग में लाया है। इसकी दूसरी जो प्रमुख विधि है प्रयोगात्मक विधि, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गारफिंकल ये कहते हैं कि नृजाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक संरचना को कोई स्थिर पक्ष नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि वास्तव में जो सामाजिक संरचना है वो परिवर्तनशील है,
बदलती रहती हैं। हमारा जो दैनिक जीवन है वो एक निश्चित धर्रे पर चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हमारी जो वास्तविक स्थिति है वो बदलती रहती है। यानी प्रयोगात्मक पद्धति के आधार पर गारफिंकल ये कहते हैं कि हमको घटना का जो सामान्य और जो स्वीकृत अर्थ है उसको भंग करके एक नए प्रयोग के आधार पर हम समाज और सामाजिक संरचना से या सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित जो तथ्य हैं उनको जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया, यानी उन्होंने अपने विद्यार्थियों से ये एक प्रयोग करने के लिए कहा कि जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो अमूमन आप इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हाँ ठीक हूँ। अब आप ये करिए कि जब आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से न दे करके कि हाँ मैं ठीक हूँ, बल्कि आप जैसे हैं उसको उस रूप में उत्तर दीजिए। जैसे आप कहिए कि मैं ठीक नहीं हूँ, या आजकल मैं बुखार और खांसी से पीड़ित हूँ, या कह लीजिए ये बोलिए कि आजकल हम बड़ी मुसीबत में हैं, बड़ी दिक्कत परेशानी में हैं। तब जो है वो उस घटना का क्या अर्थ लगाता है वो, और फिर वो किस तरह की अंतःक्रिया करता है, उस अंतःक्रिया के आधार पर उस घटना के वास्तविक अर्थ को आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि गारफिंकल ये कहते हैं कि प्रयोगात्मक पद्धति के अंतर्गत जो किसी या घटना या विषय का जो सामान्य और जो स्वीकृत अर्थ है उसको भंग करके उसमें कुछ नया प्रयोग करना चाहिए, और उस प्रयोग के आधार पर ही हम उस घटना की जो अंतर वस्तु हैं, उसके जो अंतर्निहित अर्थ हैं, उस निहितार्थ को आप ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। निर्जाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत एक तीसरी पद्धति जिसको हम लोग गुपचुप श्रवण पद्धति, ओवरहेड टेक्निक जो है, इसको भी गारफिंकल ने अपनाने के लिए बल दिया है। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि निर्जाति पद्धति शास्त्र में गुपचुप सुनी हुई जो बातें हैं वो एक पद्धति के रूप में महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति परस्पर कई बार ऐसी बातें करते हैं जो औपचारिक रूप में या अन्य लोगों की उपस्थिति में वो नहीं करते हैं, क्योंकि औरों दूसरे लोगों के होने पर या दूसरे लोगों की उपस्थिति में होने पर उनकी स्थिति या उनकी परिस्थिति और उनकी अपनी भूमिका जो है वो इस तरह से करने के लिए उसको रोकती है, उसको बाधित करती है। गारफिंकल का कहना है कि हमें चाहिए कि गुपचुप तरीके से जो भी घटना से संबंधित जो वार्तालाप है, आपसी जो विचार विमर्श है लोगों के बीच में, उसको सुनना चाहिए और उसके आधार पर हमको घटना के निहित अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताएं तो कक्षा में बैठे हुए जो लड़के हैं, किसी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं, वो जो है वो कक्षा में तो बैठ करके अपने टीचर के बारे में सम्मानजनक व्यवहार करते हैं, या कह लीजिए कि उनके आदेश निर्देश को पालन करते हैं, लेकिन कक्षा से, टीचर की कक्षा से निकल जाने के बाद वही विद्यार्थी जो हैं वो, उसमें से कुछ विद्यार्थी जो हैं वो उस टीचर के बारे में कमेंट करते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी छवि के बारे में, उसके बोलने चालने और चलने बैठने खड़े होने के ढंग के बारे में एक अलग तरह की प्रतिक्रिया रखते हैं। या कह लीजिए कि जैसे आप बहुत सारे बच्चे जो है वो टीचर्स का नामकरण करते हैं, उनको एक विशेष नाम से बुलाते हैं और उसी के आधार पर उनका नामकरण करते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें आपको तब पता चल सकती हैं जब आप जो है वो कक्षा में के जो विद्यार्थी हैं उनका गुपचुप तरीके से आप उनके विचारों का, उनके वार्तालाप का, उनके बीच में जो अंतःक्रिया है उसको सुनने और समझने का प्रयास करें। तब आप इस घटना की वास्तविकता या सच्चाई को पता कर पाएंगे। अंत में हम लोग बात करते हैं निर्जाति पद्धति शास्त्र के प्रकार के बारे में। तो मोटे तौर पर निर्जाति पद्धति शास्त्र जो है के अंतर्गत जो है वो अध्ययन को दो दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। आप कह सकते हैं कि निर्जाति पद्धति शास्त्र के जो हैं वो दो प्रमुख विधियां हैं। इसमें से या कह लीजिए कि निर्जाति पद्धति शास्त्र के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं या दो स्वरूप हैं। पहला है स्थिति परक निर्जाति पद्धति शास्त्र, दूसरा है
भाषा संबंधी निर्जाति पद्धति शास्त्र। यानी निर्जाति पद्धति शास्त्र के जो हैं वो दो पार्ट हैं। एक पार्ट में स्थितिपरक निर्जाति पद्धति शास्त्र है और दूसरे हिस्से में, दूसरे भाग को हम भाषा संबंधी निर्जाति पद्धति शास्त्र कह सकते हैं। ये आप इसको प्रकार नहीं कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि निर्जाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत किसी घटना या विषय के अध्ययन का जो अध्ययन है इन दो दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है। पहले वाले दृष्टिकोण में हम किसी घटना की स्थिति को या उसके कह लीजिए कि उसकी स्थिति को महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरे वाले दृष्टिकोण के अंतर्गत हम उसकी जो भाषा संबंधी जो विशेषताएं हैं उसको प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर हम लोग स्थितिपरक निर्जाति पद्धति शास्त्र की बात करें तो इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है उन क्रियाओं का संबंध किसी न किसी संदर्भ से या उद्देश्य से अवश्य होता है और उस संदर्भ स्थिति के आधार पर ही किसी भी क्रिया का अर्थ ज्ञात किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। यह संदर्भ जो है वो घटना के अर्थ संबंधी एवं क्रियात्मक संबंधी पक्ष को महत्वपूर्ण मानता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्थितिपरक निर्जाति पद्धति शास्त्र हैं वो किसी घटना की व्याख्या में जो स्थिति है और उसकी जो क्रियाएं हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान देता है। यानी निर्जाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत इस तरह के दृष्टिकोण के अंतर्गत इस बात पर महत्व दिया जाता है, इस बात को स्वीकार किया जाता है कि हमारी दैनिक स्थितियों को परिवर्तित कर देने से सामाजिक व्यवस्था या व्यक्ति की अंतःक्रिया में अंतर उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा आपने लिखा है भाषा संबंधी निर्जाति पद्धति शास्त्र। इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि भाषा जो है वो व्यक्ति की जो अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा को उसके अर्थ और उसके उपयोग के आधार पर ही समझा जा सकता है या समझा जाना चाहिए। उनका ये मानना है कि मनुष्य जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है वही भाषा उस व्यक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण बन जाती है। यानी जो मन के या किसी व्यक्ति के जो विचारों का जो प्रकटीकरण है वो भाषा के माध्यम से होता है और भाषा के माध्यम से ही वो व्यक्ति अपने समस्त प्रकार की अंतःक्रियाओं, व्यवहार प्रतिमानों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भाषा परक जो निर्जाति पद्धति शास्त्र है वो ये मानता है कि भाषा का संबंध व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति से होता है। एक व्यक्ति की जैसी सामाजिक परिस्थिति होगी वैसा ही जो है वो शब्द या भाषा उसके द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा। तो कहने का आशय यह है कि एक भाषा का एक ही अर्थ नहीं होता है। भाषा का जो अर्थ है वो अलग अलग परिस्थितियों में वो उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। इसीलिए जो निर्जाति पद्धति शास्त्र हैं वो भाषा के को एक सामाजिक पक्ष के रूप में उसको उसके जो संस्थागत अर्थ के रूप में न समझ करके बल्कि उसके संदर्भगत अर्थ के रूप में उसको देखता है और उसको जानने समझने का प्रयास करता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से आशा है कि आप निर्जाति पद्धति शास्त्र क्या है, उसकी प्रमुख मान्यताएं या मूल्य मान्यताएं, स्थापनाएं क्या हैं, निर्जाति पद्धति शास्त्र की पद्धतियाँ क्या हैं और निर्जाति पद्धति शास्त्र मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, इन सारी बातों से आप अवगत हुए होंगे, समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा है या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आपका कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का, कमेंट्स का स्वागत है। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे दूर दूर तक शेयर करें और साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी वाला बटन है, इसको प्रेस करना, टच करना ना भूलें, जिससे जो हमारे आगे के जो वीडियो हैं वो आपको लगातार आपके पास तक पहुंचते रहें।